मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत दोबारा फुल कोर्ट की शुरू हो रही है पीर से। और सबकी नज़रें इन मखसूस नशिस्तों के केस पर है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा बहुत अहम है। अब क्या ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी तहात कौंसिल या तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं? पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का वाज़ेह फैसला है, नहीं मिल सकती। इसलिए मेरी मुख्तलिफ माहिरीन कवानीन की भी ये राय है कि बिल्कुल नहीं मिल सकती। सुन्नी तहात कौंसिल ने सुन्नी तहात कौंसिल इलेक्शन लड़ा ही नहीं हुआ, वो पार्लियामेंट में एग्ज़िस्ट नहीं करते थे, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई। उनको लिस्टें देना कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, रीराइटिंग ऑफ द लॉ होगी, लिहाजा उनको तो दी नहीं जा सकती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कर लें कि ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दें और ना हुक्मरान इत्तेहाद को दें। मैं समझता हूँ ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक आइन में कौमी असम्बली की नशिस्तों की एक तादाद है और मखसूस नशिस्तों की भी एक तादाद मुकर्रर है। अब अगर आप मखसूस नशिस्तों की तादाद कम कर देंगे तो कौमी असम्बली में मजमूई तौर पे जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। क्या किसी जुडिशल फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कम या ज़्यादा की जा सकती है? मैं समझता हूँ आईनी तौर पर किसी अदालत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की नशिस्तें कम या ज़्यादा करे। नशिस्तें आइन में लिखी हुई हैं, वो आइन में जितनी नशिस्तें मौजूद हैं, वो नशिस्तें अपनी जगह एग्ज़िस्ट करेंगी। लिहाज़ा जो लोग ये फ़ॉर्मूला दे रहे हैं ना कि ना इनको दें, ना उनको दें और ये नशिस्तें इस दफ़ा के लिए ख़त्म ही कर दें, हालाँकि उसमें भी हुक्मरान इत्तेहाद का फ़ायदा है। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलें और सुप्रीम कोर्ट नशिस्तें ही कम कर दे तो फिर गवर्नमेंट इत्तेहाद को वो भी फायदा है, लेकिन वो आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। मैं समझता हूँ वो भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा, वो भी आइन से मारवा काम होगा अगर फुल कोर्ट करेगी, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट आइन से तजावज करेगी। लिहाजा इसका मुझे तो एक ही फैसला नजर आता है, और वो ये है कि ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएं। अब अगर कोई सियासत है अदलिया में कि वो ये देख रहे हैं कि अगर ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी तो उनको 2/3 मिल जाएगी, फिर वो अदलिया में रिफॉर्म्स कर लेंगे, जजों की उम्र मुद्दत मुलाजमत की उम्र बढ़ा देंगे, वो ये कर देंगे, अदलिया ये हो जाएगी, काजी फायज। अगर तो सुप्रीम कोर्ट गैर सियासी होकर सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा तो ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर की सियासत कोई मौजूद है, तो फिर उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह मंसूर अली शाह साहब के 3 रुकनी बेंच ने पहले मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल किया, लोगों को डी-नोटिफ़ाई किया, फिर लार्जर बेंच की बात की। अब आप उसके मुकाबले में कादी फ़ायज़ ईसा को देखें कि जब ट्रिब्यूनल्स का मामला लाहौर हाई कोर्ट का उनके पास आया और उनके सामने आया कि ये लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल नहीं किया। उन्होंने कहा ये काम फिर लार्जर बेंच करेगा। अगर मैं कोई ऑपरेशनल ऑर्डर पास कर दूँगा छोटा बेंच, तो लार्जर बेंच के लिए क्या बात स्पेस रह जाएगी? तो लिहाज़ा जो लार्जर बेंच है वही मुअत्तल करे, ना करे तो केस लार्जर बेंच को भिजवा देते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस वक़्त ये समझा जा रहा था कि दरअसल मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल रिफॉर्म्स का रास्ता रोका है और उन्हें खतरा पड़ गया था कि अगर वो ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास रहने देंगे तो फिर बड़ा ज्यादती हो जाएगी, फिर शायद हुकूमत जो है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देगी, फिर ये हो जाएगा और फिर उसके नतीजे में काजी फायजिशा की टर्म बढ़ जाएगी। तो इस तरह की सियासत अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और जजेस इसको सोचकर कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो फिर वो फैसला आइन और कानून के तहत नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी अंदरूनी सियासत के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है, तो एक जमात जिसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं किसी इस अपने निशान पर, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे देंगे? और एक जमात और ये ख़त्म कैसे कर देंगे, क्योंकि आइन में नशिस्तें मौजूद हैं। वो दोनों काम नहीं हो सकते, तो एक ही काम हो सकता है कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को मिल सकती हैं, जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने भी किया है, जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने भी किया है। अब भी यही फैसला बनता है और मुझे इसी फैसले की उम्मीद है। लेकिन ये जो हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स का जिन पटारी से बाहर वक़्त से पहले निकाल दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासत शुरू हो गई, किसने चीफ जस्टिस बनना है, कौन बनने से रह जाएगा। कुछ लोगों का ख़्याल है अगर नई जुडिशल रिफॉर्म्स हो गई, मुद्दत मुलाज़मत बढ़ गई,
تو شاید منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہ بن سکیں، منصور علی شاہ صاحب کی دوباری پھر بھی آ جائے گی، اور منیب اختر صاحب یہ نہیں چاہیں گے، لہٰذا وہ جو ہم خیال بینچ ہے وہ اس مخصوص نشستوں کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ حکمران اتحاد کو نہ ملیں، تاکہ 2/3 نہ مل جائے، ریفارمز نہ بن جائے، کیونکہ پھر جسٹس منیب اختر کے چیف جسٹس بننے کا راستہ رکتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی لیٹ بنیں گے، اتنی دیر 3 سال چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب رہیں گے، حالانکہ منصور علی شاہ بنیں گے لیکن لیٹ بنیں گے، تو وہ لیٹ بھی شاید کسی کو قبول نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو سپریم کورٹ کے اندر کی ججز کی مدت ملازمت کے حوالے سے سیاست ہے، وہ مخصوص نشستوں کے کیس سے اس طرح جڑ گئی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آئین اور قانون سے زیادہ یہ سیاست اہم ہو گئی ہے، اور اس سیاسی تناظر میں ہم فیصلے کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ میرے ذہن میں کوئی ایسا ابہام نہیں کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے تحت ہو۔ تو جیسا پشاور ہائی کورٹ نے یا اسلام آباد یا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کو وہ فیصلہ بحال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو کنفیوژن ہے، عام آدمی کنفیوز ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنے، کبھی کہتے ہیں حکمران اتحاد سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتے، ان سے ساتھ تو ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہی۔ کبھی کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان سے بات کر کے کوئی اچھا فارمولا لائیں تو ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی رؤف حسن کہہ دیتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ کیا مکس سگنلز ہیں جو پی ٹی آئی دے رہی ہے؟ کبھی کہتی ہے ہم صرف فوج سے بات کریں گے، جی ایچ کیو سے بات کریں گے، عاصم منیر سے بات کریں گے، کبھی عاصم منیر کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاصم منیر سے برا آدمی پاکستان میں نہیں ہے، اور کبھی عاصم منیر کے خلاف ٹویٹر ہینڈل سے کیمپین ایس آئی ایف سی اور اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر چین جب سی پیک کے لیے میٹنگ ہو تو پی ٹی آئی کا وفد اس میٹنگ میں پہنچ بھی جاتا ہے، اور ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے چین کے اور پاکستان کے تعلقات کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے رہے، اور پھر چین کا جب وزیر آیا تو وہاں بادب علی ظفر اور رؤف حسن بیٹھے بھی ہوئے تھے۔ تو لوگوں کو ایک عام عمومی طور پہ پی ٹی آئی کی کوئی سیاسی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے کیا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کوئی سیاسی حکمت عملی ہے ہی نہیں جس کو ہم ڈیفائن کر سکیں۔ ایک کنفیوژن ہے، ایک ڈیسپریشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے، ایک بند گلی میں پہنچ جانے کا احساس ہے۔ پہلے سوچا کہ فوج سے بات کرنے کا اگر ہم بات کریں گے تو عاصم منیر ایک دم ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایک دم کہہ دیا گیا ہم تو فوج سے ہی بات کریں گے۔ ان کا خیال تھا فوج بڑی لوٹیاں ڈالتے، پنڈی سے ایک وفد نکلے گا، اڈیالہ پہنچے گا، بات چیت شروع ہو جائے گی، اور ہم بھی کہیں گے پچھلا سب ختم، آپ بھی کہیں گے ختم، نارمل کریں گے، تعلقات آگے چلیں گے۔ لیکن پنڈی سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، پنڈی سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب آپ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پنڈی سے بات، پنڈی سے بات، پنڈی سے بات کرتے رہے اور پنڈی سے کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر آپ سب آپس میں بیٹھ کے اچھا پنڈی تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پنڈی نے صاف کہا جائیں جا کر سیاسی جماعتوں سے بات کریں، پھر آپ نے کہا نہیں ان سے تو ہم بات کریں گے ہی نہیں، یہ پہلے مینڈیٹ واپس کریں، یہ کریں، یہ وہ کریں، پھر بات ہوگی۔ کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ آپ کی شرائط، آپ اپنی شرائط اپنی جیب میں لے کے تو 1 مہینہ گھومتے رہے، کسی نے آپ کی شرائط کو لفٹ ہی نہیں کرائی، کسی نے بات چیت کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کو احساس ہوا اچھا بغیر بات چیت کے کچھ نہیں، بغیر شرائط کے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ پھر آپ نے محمود خان اچکزئی کو کہا، آگے لگایا، محمود خان اچکزئی آپ کے ٹریپ کو بھی آپ اگلے دن آپ نے ہوا نکال دی۔ پھر آپ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگے رہے، پھر مولانا فضل الرحمان بھی آپ کی گیم میں نہیں آئے۔ تو اب تک پی ٹی آئی نے جتنی بھی سیاست کی ہے، جب سے انہوں نے پنجاب کی مرکز کی کے پی کی حکومتیں توڑی، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، بلے کا نشان گیا، 8 فروری کے انتخابات، اس میں کامیابی کہاں ہے؟ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ وہ کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن 1 سال سے جیل میں پڑی ہے، کسی کو ریڈ لائن کی پرواہ نہیں ہے۔ اب وہ بشرا بی بی کی بہن اور عادل راجہ لگے رہتے ہیں کہ عمران خان کو تو کوئی جیل سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہتا، یہ سب پی ٹی آئی ساری عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے، لہذا ان کی رہائی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو لہذا ایک مکس سی، ڈویژن سی، کنفیوژن سی، فرسٹریشن سی، ڈسپریشن سی ہے۔ اب کیا ہے؟ دل چاہتا ہے بات کرنے کو، کوئی راستہ بن جائے، یہ دل چاہتا ہے۔ کریں تو مرتے ہیں، نہ کریں تو مرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کبھی کہتے ہیں بات کریں گے تو کرنے کو تیار ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا بات کریں گے تو وہ کیسے بات کریں گے؟ لوگ گالیاں دیں گے کہ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ہم نہیں بات کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے عمران خان سیاسی طور پر ایک ایسی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ بند گلی کے آگے کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھی جا رہے ہیں، پیچھے جا نہیں سکتے، آگے راستہ ہے نہیں۔
पहले आगे पिंडी के साथ रास्ता बनाने की कोशिश की, पिंडी वाली गली भी बंद थी। हुक्मरान इत्तेहाद वाली गली भी बंद है, मौलाना फजल रहमान वाली गली भी बंद है, जुडिशरी वाली गली भी बंद है, महमूद खान नचकजई वाली गली भी बंद है। उन्होंने उस बंद गली से जिस तरफ भी जाने की कोशिश किया, आगे बंद गली नज़र आई है। ये डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और सियासी तौर पर इसको कहते हैं बंद गली में पहुँच जाना, जहाँ से आपको रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं सियासतदान खुद को कभी बंद गली में नहीं लेके जाता। सियासतदान वो है जो रास्ते खुले रखता है, जिसके पास हर वक़्त एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हों। वो कौन थे? वो कहते थे खान ने तो अभी अपना फाइनल कार्ड खेला ही नहीं है। जब खान कार्ड खेलेगा तो लाके पता जाएगा कौन-सा कार्ड है भाई, जेल बैठा है। कोई कार्ड नहीं है उसके पास। आप देख लें 8 फरवरी से पहले से 1 साल से कोई कार्ड है? कोई हमें का खान ने जब इन स्विंगर कराया तो लाके पता जाएगा कौन सा इन स्विंगर छक्के पे छक्का पड़ रहा है, उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक रहे हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ को। लग कुट पे कुट पड़ रही है, खा खा कुट बांदर हो गई तहरीक इंसाफ भी और उसके लीडर भी अब माफिया मांगने पर आ गए। उसे मलकू ने भी माफी मांग ली है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो बंद गली में पहुंचने का एहसास है, उसकी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है वो में उनके कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांसेस में मुख्तलिफ रोज मौकफ बदलने के हवाले से नजर आता है। क्योंकि जब आपके पास कोई पॉलिसी ना हो, आप रोज नई बात करते हैं क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं होती। आप कहते हैं अच्छा ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा और उसकी वजह से बिल्कुल नाकामी आपका मुंह देखे। मरियम नवाज के पहले 100 दिन बहुत बात की जा रही है कि ये 100 दिन बहुत अच्छे रहे हैं, कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। देखिए, हम मरियम नवाज के पहले 100 दिन की कारकर्दगी का जायजा कैसे ले सकते हैं? पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, चारों सूबाई हुकूमतें तकरीबन इकट्ठी बनी हैं, एक एक दो दो तीन तीन दिन के वक्फे से। सबके 100 दिन पूरे हो रहे हैं। सिंध के 100 दिन, बलूचिस्तान के 100 दिन, केपी के 100 दिन, पंजाब के 100 दिन। हम इन 100 दिनों का तमाम चारों सूबाई हुकूमतों का तकाबली जायजा कर सकते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में। मसलन आप कह सकते हैं कि हेल्थ के शोबे में मरियम नवाज ने 100 दिन में जो स्टेप्स लिए हैं, क्या सिंध, बलूचिस्तान और केपी में उसके मुकाबले के 100 दिन में कोई स्टेप्स लिए गए हैं? कोई कारकर्दगी गंडापुर की 100 दिन में हेल्थ में आपको नजर आई है? कोई तवज्जो? कोई सिंध में हेल्थ के हवाले से तवज्जो नजर आई है? कोई बलूचिस्तान में नजर आई है? तो यकीनन हम एक तकाबली जायजा हेल्थ के शोबे में चारों सूबाई हुकूमतों का ले सकते हैं। मरियम नवाज कह सकती हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की बात की है, दवाइयाँ घर तक देने की बात की है और चीज़ों की बात की है। तो उन सारी चीज़ों में बाकी सूबों को अपनी कारकर्दगी सेहत में आगे लानी चाहिए और सेहत का तकाबली जायज़ा कर लें, तालीम का तकाबली जायज़ा कर लें, या यूनिवर्सिटीज़ में 100 दिन में क्या हुआ, सफाई ईद पर इसका तकाबली जायज़ा कर लें कि पंजाब में सफाई बेहतर रही या सिंध में बेहतर रही या केपी में बेहतर रही या बलूचिस्तान में बेहतर रही। आप तकाबली जायजा कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद का कर लें। 5 दारुल खिलाफे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि पंजाब की बेहतर रही या दूसरी रही। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात कर लें कि कहाँ बेहतर रहा, कहाँ कम रहा। तो ये जो तकाबली जायजा और कारकर्दगी का जायजा है, ये मुख्तलिफ हुकूमतों का सूबाई हुकूमतों का आपस में होगा। और पाकिस्तान में हमें इस रुझान को बढ़ाना होगा कि चारों सूबाई हुकूमतों का आपस में कारकर्दगी का मुकाबला हो। ये जो बयानबाजी का मुकाबला है कि सिंध ने पंजाब पे पानी चोरी का लगा दिया, केपी ने पंजाब के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया, वो गंडापुर के पास कुछ दिखाने को नहीं है, वो ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। भाई, आपने अपनी कारकर्दगी का भी कहीं जवाब देना है कि आपकी कारकर्दगी क्या है। क्या गंडापुर के पास 100 दिन की कोई कारकर्दगी मौजूद है? क्या मुराद अली शाह के पास 100 दिन की कारकर्दगी मौजूद है? क्या लॉ एंड ऑर्डर में जो कराची की सूरत हाल है, लाहौर उससे बेहतर है? पेशावर की क्या सूरत हाल है? या कोयटा की क्या सूरत हाल है? तो हम लॉ एंड ऑर्डर पर देख सकते हैं। हम मुख्तलिफ शोबाजात में, मुख्तलिफ तनाजुर में इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो उनमें यकीनन मरियम नवाज की कारकर्दगी बेहतर नज़र आ रही है चारों सूबों के लिए, लेकिन ये मुकाबला ख़त्म नहीं हो गया। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब 1 साल की कारकर्दगी का मुवाज़ना हो, तो उन्हें मरियम नवाज़ की बराबरी करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सिंध को मेहनत करनी चाहिए, केपी को, बलूचिस्तान को, क्योंकि ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है। हमें इस हेल्दी कॉम्पिटिशन को एनकरेज करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी कोई फाइनल फैसला हो गया। फाइनल फैसला तो 5 साल बाद वोटर करेगा। और पंजाब में पीएमएलएन को अपनी हेजमनी को बरकरार रखने के लिए और उसको मजीद मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है।
ابھی تو اس کا عشرِ شیر بھی نہیں ہوا جو مریم نواز نے کام شروع کیا ہے۔ ابھی تو پنجاب کو ری گین کرنے کے لیے انہیں اور بہت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن کارکردگی کا جو مقابلہ ہے آپس میں، یہ ایک ہے جمہوریت کا حسن بھی ہے، ہیلتھی کمپٹیشن بھی ہے، اور اس کو ہمیں باقی صوبوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جب 1 سال کی کارکردگی ہو تو پھر سارے صوبے آپس میں انچ ٹو انچ کمپیٹ کر رہے ہوں، ایک ایک شعبے میں کمپیٹ کر رہے ہوں، تو ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بہت مضبوط ہو گئے ہیں، پیسے صوبوں کے پاس ہیں، کام کرنے کا موقع صوبوں کے پاس ہے، کام کرنے کے وسائل صوبوں کے پاس ہیں۔ تو اگر صوبے کام نہیں کریں گے تو پاکستان چل نہیں سکتا۔ تو لہذا صوبوں کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے سے ہی پاکستان بہتر ہو سکتا ہے۔